हाय हाय, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। आई थिंक ऑल राइट। तो आज हम फिर से लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3। आई होप कि आप सभी को पार्ट 2 पसंद आया होगा और पार्ट 1 भी पसंद आएगा। और जिन्होंने नहीं देखा भाई, जाके देखो। नहीं तो क्या देखे हो तुम लोग हैं? सिर्फ भुवन नाम देखना है नहीं ना? हाँ, तो अब पढ़ाई भी कर लेते हैं हम लोग। डेफिनेटली अगर बेटा आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा? अच्छा लगे तो कमेंट करो, बुरा लगे तो भी कमेंट करो। हमें पता तो चलेगा क्या क्या चीजें हम पढ़ा रहे, क्या क्या चीजें नहीं पढ़ा रहे, किन बच्चों को समझ में आ रहा है और किन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। डन। ओके, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज मैं पार्ट 3 में पढ़ना क्या क्या देख। हमें पार्ट 3 में ओम्स लॉ के बारे में पढ़ना है, और हमें रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ना है, और हमें रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है। बात समझ में आ रहा है क्या? पहले हम लोग ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, और ओम्स लॉ को कैसे याद रखना है मेरे पास एक ट्रिक है। सर कौन सा ट्रिक? अरे बबीता और जेठलाल का। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रिक है। उस ट्रिक के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। चलो पहले हम लोग ओम्स लॉ के बारे में स्टडी करना है। देख, ओम्स लॉ होता क्या है। सिंपल से मेरे पास एक सर्किट है। ओम्स लॉ, इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? जो ओम है ना, एक सर का नाम है। समझ में आया क्या? जॉर्ज साइमन ओम उनका पूरा नाम है, जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने क्या बताया कि देख, मेरे पास एक सर्किट है, राइट। इस सर्किट में मेरे पास क्या है भाई, एक बल्ब है। डन, समझ में आया? फिर मेरे पास यहाँ पे बैटरी है। सभी को पता है बैटरी क्या काम करता है, राइट। ये पोटेंशियल, राइट, क्या करता है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस निकालता है बैटरी। बैटरी का फंक्शन ही होता है क्या? निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ। चल, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे बन रहा है, समझ में आ रहा है? जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी पे, जहाँ पे दो पॉइंट, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। मान ले तो पॉइंट ए मेरा क्या है, पॉजिटिव, पॉइंट बी मेरा क्या है, निगेटिव। समझ में आ रहा है? दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है बेटा, वो मेरा क्या है, वी है। और यहाँ पे जो करंट आई क्या कर रहा है बेटा, रन हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? आई क्या है मेरा, इलेक्ट्रिक करंट है जो यहाँ पे रन हो रहा है। हम लोग उसे मान लिया। अब एक बैटरी है, मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे। तो अब जो ये जो जॉर्ज साइमन ओम है, इन्होंने क्या बोला कि अगर आप बैटरी को बढ़ा देते हो, ठीक है। आपने क्या किया, अगर बैटरी बढ़ाया तो आपने क्या बढ़ाया, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज किया। क्या क्या आपने बेटा इंक्रीज किया? पोटेंशियल डिफरेंस को आपने क्या किया बेटा, इंक्रीज किया। समझा? अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा? सिंपल सी मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। अगर आप वी को इंक्रीज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका जो आई है ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझा? जितना ज्यादा पावर दोगे उतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। डन। चलो एक और हम लोग बैटरी ऐड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे हमने क्या किया भैया, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने मतलब जो इंक्रीज किया था उससे ज्यादा इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे फंडा क्या होगा, ध्यान से सुनना। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी था फर्दर और इंक्रीज हो गया। जितना इंक्रीज था पहले दो पे, और ज्यादा इंक्रीज हो गया। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे जो ओहम सर है, उनको एक दिमाग में एक फंडा क्लियर हुआ कि भाई जैसे जैसे मैं पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे क्या हो रहा है, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बढ़ते जा रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ। तो इन्होंने क्या बोला कि जो वी है ना, किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आई के है। समझ में आ रहा है क्या? वी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, आई के है। समझ में आ रहा है? तो चलो हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट, यहाँ पे जितनी फिजिकल, जो फिजिकल चीजें हैं राइट सर्किट का, अगर वो कांस्टेंट रहता है तब क्या होगा, जो करंट है बेटा फ्लो होगा थ्रू इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट टू इट। दो इंड है, राइट, एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेरा आई है अभी मैंने बताया, आई किसके ऊपर डिपेंड है भैया, वी के ऊपर डिपेंड है। अगर वी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा। समझा? क्या बोला मैंने? अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा तो आई भी इंक्रीज होगा। तो मालूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर वी इंक्रीज होगा तो मेरा आई भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा, जो लेंथ है मेरा, ठीक है, इसका जो लेंथ होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन होगा, और जो टेम्परेचर होगा, एंड जो मटेरियल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सभी के सभी मेरा यहाँ पे बेटा क्या है, कॉन्स्टेंट है। क्या बेटा, कॉन्स्टेंट है। समझा? हाँ। तो अभी मुझे इस फंडे से और इस सर्किट से मुझे क्या पता चला कि भैया तुम्हारा जो आई है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है। सभी को पता है जब पोटेंशियल डिफरेंस रहता है बेटा क्या होता है, जैसे अगर ये इंक्रीज होगा तो वैसे वैसे ये भी इंक्रीज होगा। समझा? समझा कि नहीं समझा? अब मैं क्या करूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस को आगे हटाऊंगा। ठीक है, आई इज इक्वल टू, जैसे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को हटाया तो मुझे किसकी वैल्यू मिली बेटा, के की वैल्यू मिली। सर ये के क्या है?
जब भी मेरे प्यारे आप एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स को हटा के इक्वल टू लाओगे तो वहां पे आपको एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल तो मैंने कांस्टेंट यूज किया है के। अब के कांस्टेंट हट के मुझे क्या मिलेगा बेटा, आर मिलेगा। चलिए कैसे मिलेगा, ध्यान से ध्यान से सुनो। ठीक बेटा, समझ में आ रहा है तो प्लीज बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, अगर करोगे तो मुझे और मतलब अच्छा लगता है कि हाँ भाई समझ में तो आ रहा है कुछ एक दो बच्चों को। और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना बेटा, शेयर जरूर करो प्लीज, इससे हमें बहुत हेल्प मिलेगा। प्लीज शेयर कीजिए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देख ये जो मेरा के है, के क्या है, मल्टीप्लाई में है किसके साथ, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। मैं क्या, जो मल्टीप्लाई में होता है कहाँ जाता है बेटा, जो मल्टीप्लाई में होता है कहाँ जाता है भाई, हमेशा डिवाइड में जाता है। ये हमेशा रूल मेरा याद रख, ठीक है। मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा डिवाइड में, तो मेरे पास आई है, ठीक है। मल्टीप्लाई जब ये इधर आएगा तो नीचे के चले जाएगा, ऊपर वन होगा कहीं ना कहीं, इक्वल टू वी बन जाएगा। समझा क्या, समझा क्या। और ये जो वन अपॉन के है कहीं ना कहीं, ये जो वन अपॉन के है भैया इसके आर के इक्वल है, रेजिस्टेंस के इक्वल है। समझ में आया। फिर मैं यहाँ पे आगे आता हूँ, अब आगे आता हूँ, देख आई, आई है यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या बेटा, इस टर्म पे क्या आ जाएगा भैया, इस टर्म पे क्या आएगा, आर आएगा। फिर क्या मुझे मिला, v का v, मुझे क्या मिला यहाँ पे, v इज इक्वल टू आई आर मिला। क्या मिला, v इज इक्वल टू आई आर मिला। समझा। हाँ, और आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, कैसे, देख ये आई है ना, मल्टीप्लाई में है आर के साथ, तो आई को हम लोग डिवाइड में भेज देंगे, क्या मुझे मिलेगा, v अपॉन आई इक्वल टू आर। समझ में आया क्या, मुझे क्या मिला, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होल्ड अपॉन करंट। समझा। हाँ, अब ये जो ओम सर है इन्होंने हमें किसके बारे में बताया भैया, रेजिस्टेंस के बारे में बताया। किसके बारे में बताया, रेजिस्टेंस के बारे में बताया। समझ में आया? ये जो रेजिस्टेंस है इसका यूनिट क्या है मेरे प्यारे, ओम है। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ओम। ये सिंबल है ओम का। समझा क्या, क्या है ये सिंबल, ओम्स का सिंबल है। फंडा समझ में आया कि यहाँ पे बता। हाँ, और आपको ये जो है ना, v इज इक्वल टू आई आर, ये जो फंडा है ना आपको बेटा हर जगह मिलेगा। अब आगे आप लोगों ने पढ़ाई कर लिया, अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स में करंट रिलेशन पढ़ रहे हो, तो आपको ये v इज इक्वल टू आई आर जो आपको हमेशा दिखेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं भैया, ओम्स लॉ। क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या। अब से इसको याद कैसे करेंगे, देख v से बबीता, बबीता, ठीक है, बबीता इज इक्वल टू अरियर। याद रख ले, क्या है बेटा, v इज इक्वल टू आया, मतलब बबीता इज इक्वल टू अरियर। b से बबीता आता है ना, लेकिन आप v से बोलो, ठीक है। बबीता इज इक्वल टू अरियर आपको याद है। जब भी आप बबीता जेठालाल को याद करोगे आपको ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला याद हो जाएगा। समझ में आया क्या। जब भी बबीता और जेठालाल का याद आएगा तो आपको कहीं ना कहीं अरियर का तो याद ही आ जाएगा भाई, यहाँ काला सा, ठीक है। तुम लोगों में कोई काला होगा तो मैं आप लोग का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, जस्ट कॉमेडी जोक था, तो बुरा नहीं मानना भाई। चल, आई होप ये लोगों का खत्म हुआ। समझा। देख जो जो चीजें मैंने करवाया वही चीजें यहाँ पे होंगी, वही चीजें यहाँ पे होंगी, ठीक है। तो दिस इज नोन एज ओम्स लॉ। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, ओम्स लॉ बोलेंगे। समझ रहा है क्या मुझे ये बता, अगर समझ रहा है तो बोलो हाँ, ठीक है। चल, अब हम लोग कहाँ जाएंगे, थोड़ा सा आगे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, क्या, रेजिस्टेंस एंड डेफिनेशन ऑफ वन ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है और एक ओम की वैल्यू क्या होती, मुझे ये समझना है। बात समझ में आ रहा है क्या। हाँ, चल, आपको दो चीजें आएंगी, एक रेजिस्टेंस आएगा और एक रेजिस्टिविटी आएगा। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, दोनों रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का डिफरेंस बताऊंगा। और आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे करवाने वाले हैं, तो भैया मिस मत करना, समझे प्यारियों, मिस मत करना। हाँ, तो एक लाइक बन जाएगा और अपने दोस्तों को प्लीज शेयर करो, जितनी भी ग्रुप से भाई हर जगह शेयर करो, ठीक है। हाँ, चलो, अब हमें रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी करना है। रेजिस्टेंस होता क्या है, देख मेरे पास क्या है, एक वायर क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है देखो ये जो कटा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया मेरे पास यहाँ पे है, और मेरे पास ये क्या है, एक मेटल वायर है, ठीक है। हाँ, अब इसके अंदर जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है, ब्लू ब्लू, इसको हम लोग कहते हैं एटम। और आपको जिसके अंदर ब्लैक ब्लैक डॉट दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये जो बेटा एटम होता है हमेशा कौन से स्टेट में होता है भैया, वाइब्रेशन स्टेट में होता है। कौन से स्टेट में होता है एटम भाई, वाइब्रेशन स्टेट में होता है। और जो इलेक्ट्रॉन है हमारा कौन से स्टेट में होता है, रैंडम स्टेट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एटम दिया है कौन से, वाइब्रेशन स्टेट में, और हमारा जो इलेक्ट्रॉन कौन से स्टेट में दिया बेटा, रैंडम मोशन में दिया है। आई होप कि जा रहा है, भेजे में जा रहा है, ठीक है। चल, अब
एक और कंडीशन यहाँ पे मेरे पास, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने सर्किट को भी ड्रॉ किया है, यहाँ विदाउट सर्किट था। जब सर्किट नहीं होता है तब यहाँ पे जो एटम होते हैं वाइब्रेशन मोड में होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं। बट अगर आप सर्किट ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे होगा क्या, ध्यान से सुनना। यहाँ पे व्हेन सेल इज कनेक्टेड इट क्रिएट पीडी। पीडी का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। जब भी आप एक सेल बनाओगे या सेल लगाओगे तो वहाँ क्या क्रिएट करेगा भैया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा एट 2 पॉइंट, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में। चलो हाँ, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल, राइट। देखो ये लोअर पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे हायर पोटेंशियल पे क्या होगा, फ्लो होगा। अब जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है इनके पास अब रैंडम मोशन नहीं है, अब इनको एक डायरेक्शन मिल गया, इसी डायरेक्शन में क्या होंगे, ये फ्लो होंगे, ठीक है। हाँ, द मूविंग इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद एटम। अब ये जो अपने पास इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे एटम है, जब ये इलेक्ट्रॉन आ भी जाएगा तो इस एटम को क्या करेगा, कोलाइड करेगा, धक्का मारेगा। कोलाइड का मतलब क्या होता है भैया, धक्का मारना। जैसे आप देखो, आप लोग के स्कूल में रिसेस होता है, रिसेस में आप लोग क्या करते हो, धक्का मार देते हो, किसी गर्ल्स को भी धक्का मार देते हो, सब जानता हूं मैं, है? ऐसा मत किया करो, ठीक है। रिसेस का फायदा मत उठाया करो, वेरी बैड हैबिट। द एटम अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एटम क्या करता है, अपोज करता है, क्या होने के लिए बेटा, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है उसको क्या करता है बेटा, अपोज करता है, रोकता है। एक अगर सामने तुम्हारे सामने एक बड़ा सा खली खड़ा हो जाए, तुम जाओ आगे जा पाओगे, नहीं जा पाओगे ना, तो क्या कर रहा हो बेटा, रोक रहा है, अपोज कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे भैया, रेजिस्टेंस। समझ में आया? अगर कोई भी वायर में एटम ज्यादा होगा तो वहां पे बेटा क्या होगा बेटा, रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। अगर एटम आर मोर, रेजिस्टेंस इज मोर, ठीक है। तो वहां पे करंट लेस फ्लो होगा। करंट यहाँ पे बेटा कैसे फ्लो होगा, कम फ्लो होगा, लेस फ्लो होगा। समझ में? अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम फ्लो होगा। चीजें समझ में आ रही है? हार्ड तो नहीं जा रहा है ना? देख बेटा, कुछ हार्ड है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स इसलिए ऑन है कि आप लोग कमेंट करो। हाँ, सो इसलिए नहीं चालू है। अगर एटम कम होगा, राइट, तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, तो करंट क्या होगा, ज्यादा फ्लो होगा। चलो, अब दिस हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम इज कॉल्ड एज अ रेजिस्टेंस। देखो बेटा, हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, अपोज करना, ऑब्स्टेकल। समझ में आ रहा है क्या? जो ये एटम है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, एटम, ये ऑब्स्टेकल है, किसके लिए भैया, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए। समझा? तो हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है भैया, ऑब्स्टेकल। अगर आपको उसका मीनिंग लिखना है तो प्लीज लिख सकते हो। हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, ऑब्स्टेकल। वही ऑब्स्टेकल्स को हम लोग क्या बोलेंगे भैया, रेजिस्टेंस बोलेंगे। समझ में आ रहा है क्या, हमारे फिजिक्स के भाषा में? चलो, ये हो गया। अब द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस आर इज ओहम। इससे पहले मैंने बता दिया था कि जो रेजिस्टेंस है उसका एसआई यूनिट क्या भैया, ओहम। समझ में आया? और रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होगा हम लोग आगे देखेंगे जब तुम्हें पढ़ना है। चलो, तो आर, अभी देखो हमने ये कहा, कब देखा था, R इज इक्वल टू V अपॉन I, हमने कब देखा था सर, अभी बताता हूँ। देख, आपने ये देखा था, क्या देखा था, V इज इक्वल टू I R देखा था। समझ में आ रहा है? तो I नीचे चला गया था तो V अपॉन I हो गया था, इज इक्वल टू R हो गया था। देख, V अपॉन I इक्वल टू R। समझा? जो आपने पढ़ा है ना, मैं वही बता रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या? बस लेक्चर पे ध्यान दे और कंसेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है। हाँ, अब जो रेजिस्टेंस है उसका यूनिट क्या बेटा, ओहम है। क्या है, ओहम है, ठीक है। वोल्ट, वोल्ट का क्या बेटा, बता, वोल्ट का क्या है, अभी बताएगा। देख, अगर लेक्चर तू देखा होगा तो तुमको पता होगा कि वोल्ट का यूनिट क्या है, फटाफट बता। नहीं पता? देख, वोल्ट का वोल्ट ही है ना भैया। अब मुझे आई का बता दे। आई करंट को हम लोग किसमें मेजर करते हैं भैया, किसमें मेजर करते हैं, एम्पियर में भाई, एम्पियर में, ठीक है। तो ओम्स इज इक्वल टू वोल्ट अपॉन एम्पियर हो गया। समझा? तो हमें क्या पता करना था कि एक ओम की वैल्यू कितनी होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड, हमने मल्टीप्लाई कर दिया ओम से, ठीक है। तो 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, जो भी कंडक्टर है भैया उसमें क्या हो रहा है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट। जितना भी ये देखो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसमें क्या हो रहा है भैया, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है। यही मेरा क्या होता है भैया, 1 ओहम होता है। देन इट रेजिस्टेंस इज 1 ओहम। जहां पे 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा और 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, 1 ओहम बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक डेफिनेशन भी आ गया कि 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर
and 1 volt potential difference is applied across it, then its resistance is 1 ohm. पढ़ना समझ में आया क्या? जो हमने यहाँ पे चीजें पढ़ी उसी को यहाँ पे लिख दिया गया स्टेटमेंट बना के। कोई भी चीजें दिक्कत हो रहा होगा तो प्लीज बताओ। हाँ चलो आगे चले। ठीक, अब कुछ एमसीक्यू मैं करवा देता हूँ अभी जो हमने किया है। हाँ चलो तब तक मैं पानी पीता हूँ, आप लोग पहले आंसर बताओ। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा? अभी पढ़ा, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा बताओ। बताओ ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा भैया? ओहम होगा। क्या होगा? ओहम होगा। ठीक है चलो आगे। फिजिकल कंडीशन ऑन विच ओहम लॉ इज नॉट डिपेंड, राइट? ऐसा कौन सा फिजिकल कंडीशन है जहां पे भैया ओम्स लॉ डिपेंड नहीं होता? किस किस को ओम्स लॉ डिपेंड नहीं होता भैया? लेंथ पे भाई, कोई भी सर्किट है उसका लेंथ तो लगेगा। टेम्परेचर वो तो लगेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो तो लगेगा। हमें यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा, तो हमारा टाइम क्या होगा भैया? ऐसा फिजिकल कंडीशन है, राइट, जो वहां पे मतलब ओम्स लॉ के लिए अप्लाइड नहीं है। अब एक ओहम कितना होता है? अभी हमने पीछे देखा, एक ओहम कितना होता है? 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो यहाँ पे 1 एम्पियर अपॉन 1 वोल्ट उल्टा हो गया। 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, यहाँ पे आएगा आंसर क्या अपना? बी। चलो ये रहा बी। समझा? जो जो पढ़ा है बस उसको दिमाग में याद रखिएगा ना अपने आप पेपर में क्या पेपर फाड़ डालोगे यार, पेपर फाड़ डालोगे। ठीक है हाँ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या बोलता है भैया कि मैं आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्ट। समझ में आया? क्या वोल्ट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो आई क्या है भैया? किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भैया? पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो अपना आंसर क्या आएगा? ए। समझा? तो ये एमसीक्यू सब कर लो भाई, हैं? बता रहा हूँ एमसीक्यू सब कर लो, कितने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। और हम लोग एमसीक्यू भी सॉल्व करें तो कितना बेस्ट है हमारे लिए, है ना? हमारा एक डॉट भी क्लियर हो जा रहा है? चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे आया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू रेजिस्टेंस। भैया रेजिस्टेंस के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, क्या ये आपके जो एग्जाम्स में है पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज इसको इग्नोर मत कीजिएगा। आप यहाँ आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी बताऊंगा और उसका आंसर भी बताऊंगा, प्लीज लिखना है। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। बस एक बार मैं वीडियो देख लूँ चल रहा है क्या। हाँ 17 मिनट का हो गया बताओ। थोड़ा ये वीडियो लॉन्ग जाएगा, शायद से 40 मिनट तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है हाँ। कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पे आया। देखो, दो सब्सटेंस विच हैव वेरी लो रेजिस्टेंस आर कंडक्टर। मतलब जिनके पास जो रेजिस्टेंस होता है कम होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। लेकिन जिसके पास रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? इंसुलेटर। जैसे ग्लास हो गया, वुड हो गया, इनके पास क्या होता है? एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस होता है, बट यहाँ पे कम होता है। ठीक है, एक और पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि करंट कैन फ्लो इजिली थ्रू सच मटेरियल। मतलब ऐसे जो अपना जो करंट होता है, जो कंडक्टर वाले जो मटेरियल्स होते हैं वहां पे इजिली फ्लो हो पाते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है भाई। करंट कैन नॉट फ्लो इजिली थ्रू सच मटेरियल। इंसुलेटर वाले मटेरियल में ग्लास हो गया और ये वुड हो गए, ये सभी में क्या होगा भैया? करंट फ्लो नहीं हो पाएगा इजिली। ठीक है, एक और पॉइंट, दे कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इनके पास जो अपना कंडक्टर है इनके पास बहुत ज्यादा ही अमाउंट में क्या होते हैं भैया? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट इनके पास नहीं होते। देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और एटम कम है इस कंडीशन में। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे क्या है भैया? एटम ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। समझ में आ रहा है क्या? चलो एक और पॉइंट, कंडक्टर आर मोस्टली मेटल। कंडक्टर ज्यादातर मेटल्स होते हैं, बट इंसुलेटर ज्यादातर क्या होते हैं भैया? ये जो कॉपर वायर है देखिए आ गया इसका। इंसुलेटर ज्यादातर क्या होते हैं भैया? नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे कि ये हो गया वुड हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया। ये सभी चीजें किस में आएगा? नॉन मेटल में आएगा। चीजें समझ में आ रही है? कुछ डाउट है तो बोल, पक्का? तो कहीं ना कहीं तो तुम आप लोग, 2 मिनट, कहीं ना कहीं तो आप लोग कंडक्टर और इंसुलेटर का पॉइंट तो लिख ही सकते हो, है कि नहीं? इजी है कि हार्ड है सर? इजी है, वेरी गुड। चलो थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। गिव साइंटिफिक रीजन।
भी हम लोग आपको दे रहे हैं, राइट। आपसे पूछा जाएगा वुड एंड ग्लास आर गुड कंडक्टर, राइट। वुड और ग्लास गुड कंडक्टर है क्या? सिंपल सी बात है भैया, गुड कंडक्टर नहीं है, वो बैड कंडक्टर है। क्योंकि ध्यान सुनना, दो सब्सटेंस व्हिच हैव इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड इंसुलेटर। तो यहाँ पे एटम ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहाँ पे करंट फ्लो ही नहीं होगा। अब वुड एंड ग्लास हैव हाई रेजिस्टेंस, इनके पास हाई रेजिस्टेंस होते हैं। निग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या? निग्लिजिबल का मतलब ना के बराबर फ्री इलेक्ट्रॉन इनके पास प्रेजेंट होते हैं फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितना एक इलेक्ट्रिसिटी को बनने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना इनके पास होते ही नहीं, ना के बराबर मान लो इनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। चलो एक और है, वुड एंड ग्लास आर गुड इंसुलेटर। सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी, वुड एंड ग्लास आर गुड इंसुलेटर, मैं गुड कंडक्टर पढ़ दिया था, सॉरी 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 भैया, क्या है ये? गुड इंसुलेटर है, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, सॉरी। चलो अब ये साइंटिफिक रीजन हम लोग देख रहे हैं। कनेक्टिंग वायर, अब कनेक्टिंग वायर इन अ सर्किट आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। मतलब जो भी अपना गुड कंडक्टर होता है, वहां पे जो भी सर्किट या कोई भी जो वायर होता है, किससे बना होता है भैया? कॉपर एंड एल्यूमिनियम से। अब बना होता है तो क्यों बना होता है, हमें साइंटिफिक रीजन बताना है। क्या बताओगे? आंसर में लिखोगे जो भाई कॉपर और एल्यूमिनियम है आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमें तो पता है ये पॉइंट। अब दे हैव लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इनके पास जो रेजिस्टेंस कम हो। रेजिस्टेंस कम कौन करता भैया? कम कम कब रहता है? जब एटम कम रहा तो बेटा रेजिस्टेंस भी कम होते हैं, और जब एटम ज्यादा रहा तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है? ज्यादा होता है। तो यहाँ पे एटम दो ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन देखो कितना सारा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, एज दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। बोला है क्या? दे, एज दे आर मेलेबल, मेलेबल का मतलब होता है कि भाई आप उसका शेप चेंज कर सकते हो। जो भी मेटल्स होते हैं यार, आप उसको हैमर मार मार के उसका शेप एंड साइज क्या कर सकते हो बेटा? चेंज कर सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। अब डक्टाइल का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। डक्टाइल का मतलब ये होता है कि आप उस मेटल का क्या कर रहे हो भैया? शेप एंड साइज तो चेंज कर रहे हो, लेकिन उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम नहीं होगा। मतलब क्या? एक जो खड़ूस इंसान होता है, बहुत एकदम एटीट्यूड में रहता है, उसको कितना भी मान लो, वो जैसा का था वैसा है। मतलब बल तो टूट गया, नहीं रस्सी टूट गई लेकिन बल नहीं टूटा, वो वाली कहानी नहीं हो जाती क्या? वही कहानी यहाँ पे अपना डक्टाइल में हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मतलब आप उसका शेप एंड साइज चेंज कर रहे हो, लेकिन उसके पास जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ का मतलब होता है बेटा उसके पास जो ताकत है, राइट, उसके पास जो पावर है वो कम नहीं हुआ। शेप एंड साइज चेंज करने पे वो कम नहीं हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डक्टाइल बोलते हैं। और उसको आप लोग क्या कर सकते हो बेटा? पतला करके आप लोग एक थिन वायर, मतलब एक पतले से वायर में बना सकते हो, जैसे बहुत सारे वायर बनाए जाते हैं। समझ में आया क्या? चलिए, मेरे हिसाब से तो समझ में तो आ ही रहा है आप लोगों को। तो हेंस द कनेक्टिंग वायर इन अ सर्किट आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ये कुछ मैंने आंसर बता रहा हूं आप लोगों को, आपके काम आएंगे, राइट। हाँ, चलो अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, मैं दोनों के बारे में बताऊं, दोनों के बारे में बताऊं। 2 मिनट में वो देखना कितना वीडियो बनना है। थोड़ा सा क्या है मेरे प्यारे, थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है यहाँ पे, ये मोबाइल में स्पेस नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए अभी हम लोग देखेंगे क्या बेटा? रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। मैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पढ़ाने से पहले मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूँ आपको। देखो मेरा कि ये जो बेटा रेजिस्टेंस है, ये एक सेमी कंडक्टर मटेरियल है। सेमी कंडक्टर क्या है बेटा? मटेरियल है, समझा? मेरा ये जो रेजिस्टेंस है भैया, ये क्या है? सेमी कंडक्टर मटेरियल है। फंडा जा रहा है, फंडा क्लियर हो रहा है? हाँ। अब ये जो रेजिस्टिविटी है, राइट, इस रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है। समझ में आएगा? ये जो मेरा रेजिस्टेंस है, सेमी कंडक्टर मटेरियल है। फॉर एन एग्जांपल में कौन सा सेमी कंडक्टर मटेरियल आएगा बेटा? सिलिकॉन आएगा और जर्मेनियम आएगा। समझे क्या? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आएगा, ये इससे बने होते हैं बेटा। समझ में आया? रेजिस्टेंस किससे बने होते हैं भैया? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम से बने होते हैं। समझ में आया? और जो रेजिस्टेंस है बेटा, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का ये मतलब होता है भैया कोई भी चीज को अपोज करना, रोकना, राइट। आप बोल सकते हो ऑब्स्टेकल। फंडा गया, फंडा तो दिमाग में जा रहा है, कूद भी रहा है एकदम दबा के। क्या बात है भाई, कूदाओ। चलो
कुछ हम लोग फैक्टर देखते हैं हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस के बारे में। हाँ, मेरे पास लेंथ है, राइट, जो भी अपना रेजिस्टेंस है किस पे डिपेंड है भैया, लेंथ पे है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में है, मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट होगा, राइट, लेट अस एज्यूम टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है हम लोग। अब क्या बोला मैंने, मेरा जो रेजिस्टेंस है किस पे डिपेंड है भैया, एल पे, लेंथ पे डिपेंड है, ध्यान से सुनना। ओम्स लॉ किस पे डिपेंड था भाई, राइट, ओम्स लॉ किस पे डिपेंड था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे था, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है मेरा किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा, लेंथ पे है। सर लेंथ पे कैसे हो सकता है, ध्यान से सुनना, लेंथ पे कैसे होगा। हाँ, मेरे पास यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब एक वायर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया बेटा यहाँ पे है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे भैया क्या है, एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। हाँ, अब वायर हैज अ सर्टेन नंबर ऑफ एटम्स, वायर के पास कुछ नंबर ऑफ एटम है, ठीक है। अब मैं क्या किया, मैंने क्या किया, ये जो वायर का मैंने क्या बेटा लेंथ बढ़ा दिया, देख अभी लेंथ छोटा है, मैंने लेंथ बढ़ा दिया। अगर मैंने लेंथ बढ़ाया तो यहाँ पे एटम्स के नंबर भी बढ़ गए, क्या हुआ बेटा, इफ वी टेक अ लॉन्गर वायर एटम इंक्रीज एंड प्रोपोर्शनलिटी रेजिस्टेंस इंक्रीज, समझा। मतलब जैसे आपने वायर का साइज मतलब लेंथ बढ़ाया तो वैसे वैसे यहाँ पे एटम भी बढ़ गया, अगर एटम बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गए, समझ में आ रहा है क्या, पक्का। इसलिए जो रेजिस्टेंस होता है हमेशा लेंथ पे डिपेंड होता है। चलो आगे चले यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट, क्या बेटा, 1 अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। रेजिस्टेंस जो है भैया लेंथ पे भी डिपेंड है, और जो रेजिस्टेंस है भैया एरिया पे भी डिपेंड है, ये जो एरिया है इस एरिया पे भी डिपेंड है। सर बोलोगे कैसे, ध्यान से सुन। अब ये जो आपको ट्रेन दिख रहा है, राइट, ट्रेन में कैसे कैसे लोग घुस रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या, हाँ, मतलब क्या, ये एरिया कम है, जब एरिया कम होगा तो क्या होगा भैया, रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। इतने लोग को अगर इतने ही से ही गेट में घुसना है तो रेजिस्टेंस क्या है भैया, ज्यादा है ना, नहीं समझा, कोई बात नहीं, मैं 2 मिनट में समझा, ध्यान से सुनना। इफ द डोर इज वाइडर, राइट, अगर डोर वाइडर है तो मोर पीपल कैन एंटर, अगर ये जो डोर बड़ा होगा तो ज्यादा लोग उसके अंदर घुस पाएंगे, समझा। हाँ, तो रेजिस्टेंस इज लेस, तो क्या होगा बेटा यहाँ पे जो भीड़ भाड़ धक्का मुक्की जो है कम लगेगा। डन, चलो आगे। इफ वायर इज थिकर, अगर वायर थिकर होगा तो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन कैन मूव, अगर जो वायर है भैया थोड़ा सा बड़ा होगा उसका जो मूव जो होता है बेटा, ये जैसे वायर इतना पतला होता है, अगर मुंह बड़ा होगा, जैसे देखो बड़े बड़े जो वायर्स होते हैं, इतने ये इतने मोटे मोटे वायर होते हैं बेटा, उसका मुंह बड़ा होगा तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा मूव कर पाते हैं, समझे। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, कम लगेगा, पक्का। हाँ, पर एक और कंडीशन देखें यहाँ पे, Hence, ये तो चलो समझ में ही आ गया, और आपको भी पता है कि अगर ये कम होगा तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे बेटा, कम फ्लो होंगे, समझ में आ रहा है क्या, अगर ये ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे बेटा, ज्यादा फ्लो, समझे। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और जब इलेक्ट्रॉन कम फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक। हाँ, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या हमने बताया कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा, ये जो एल वन के पास आ गया और ये ए नीचे है, राइट। हाँ, अब हमने क्या किया, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हमने हटाया, उनको इक्वल टू आया, जब इक्वल टू आया तो मैंने यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू यूज किया है जिसका नाम है रो, क्या नाम है इसका, रो। अब ये रो है क्या, ध्यान से सुनना, ये जो अपना रो है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। अभी जो हम लोग रेजिस्टिविटी पढ़ने वाले हैं, राइट, ऑफ अ कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर का बेटा जो रेजिस्टिविटी होता है वो क्या है, रो है, एंड डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ वायर, वायर का कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, कॉपर हुआ है, एल्यूमिनियम हुआ है, समझ में आ रहा है क्या, हाँ, कि कौन सा वायर का मटेरियल यूज हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड होता है अपना क्या है, रेजिस्टिविटी डिपेंड होता है, पक्का। हाँ, चलो, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी होगा क्या, एक रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या है, रो है। अब इसका यूनिट क्या हो, हम लोग निकालेंगे, इसी से हम लोग क्या करेंगे बेटा, निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनो। पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा भैया, ये रो निकालना पड़ेगा, रो कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनो। आपके पास ये है तो मैं क्या करूंगा, ये जो ए है, एरिया है, डिवाइड में है, यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मुझे क्या मिलेगा, आर इंटू ए मिलेगा, इक्वल टू रो इंटू एल है। अब ये एल मल्टीप्लाई में रो के साथ, तो एल को मैं यहाँ पे डिवाइड में भेज दूंगा, आर ए अपॉन एल हो जाएगा, ये मेरा रो हो गया, पक्का, समझ में आ रहा है क्या, हाँ है ना? तो ये मुझे मिल गया, ध्यान से देख, चलो चालू हो गया। हाँ,
मुझे ये रो मिली अभी जो मैंने वैल्यू निकाली थी, ठीक है। ये जो आर है रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है बेटा, ओम्स होता है, वहां पे ओम्स आ जाएगा। हाँ ओम्स आ गया, आ जा भाई, ये आ गया। अब एरिया, मेरा जो एसआई यूनिट ऑफ एरिया क्या होता है बेटा, मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पे क्या लिखोगे, मीटर स्क्वायर लिखोगे, आ जा। अब लेंथ को किसमें मेजर करते हैं बेटा, हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, यहाँ पे एम आ जाएगा, ठीक है। हाँ आ जा, हाँ एम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एम है, यहाँ पे 1 एम है, तो यहाँ से 1 और यहाँ पे 2 है, तो एक 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 कट हो जाएगा, तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे कुछ नहीं बचेगा, समझ में आया, ये इस तरह से कट गया, तो ऊपर 1 ही बचा। तो मुझे क्या मिला ऐसे मीटर भैया, ओहम मीटर मिला। क्या मिला, ओहम मीटर। किसका मिला, मुझे रेजिस्टिविटी का क्या मिला, यूनिट मिला, ओहम और मीटर मिला। पक्का समझ रहा है क्या, इतना समझा क्या, पक्का समझा इतना। अब आगे देखते हैं क्या है भैया, कुछ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेजिस्टिविटी के बारे में दिया है, बट मेरे को देखना पड़ेगा स्पेस की नहीं, मैं बताऊंगा। अब वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा, 30 मिनट का तो बन गया है वीडियो, 30 मिनट का तो भाई वीडियो बन चुका है, ठीक है। हम लोग कुछ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं रेजिस्टिविटी के ऊपर, ठीक है। चलो हमारे पास आगे ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये एम्पियर है। एम्पियर क्या बताता है भैया, करंट मेजर करना बताता है, क्या बताता है, करंट मेजर करना, ठीक है। अब ए और बी पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ मटेरियल यूज करेंगे, जो क्या है भैया, कंडक्टर भी है और इंसुलेटर भी है। चलो अब मैंने कॉपर वायर यूज किया, तो मेरा करंट कितना फ्लो हो रहा है, 30 एम्पियर। चलो चेंज करेंगे अभी हम लोग, और इन लोगों ने एल्यूमिनियम वायर किया, तो एल्यूमिनियम वायर ये 20 एम्पियर, मतलब सीधा 10 का फर्क फर्क दिख रहा है, समझ में आ रहा है क्या। हाँ अब ये क्या है मेरा, ग्लास रॉड, ग्लास रॉड में करंट तो नहीं होगा क्योंकि इंसुलेटर है, 0 पे दिख रहा है। अब यहाँ पे आया बेटा रबर, उसमें भी करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी इज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, मतलब हर एक मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी है क्या भैया, अलग अलग है, समझ में आया। जैसे कि हम ह्यूमंस है, हर एक ह्यूमंस का जो करेक्टर्स होता है बेटा क्या है, अलग अलग है। तो समझा, मतलब जो करेक्टर है डिपेंड करता है अलग अलग ह्यूमंस पे। वैसे ही बेटा ये जो रेजिस्टिविटी है अपना, कहा ये जो रेजिस्टिविटी है डिपेंड करता है अलग अलग मटेरियल पे। बात समझ में आ रहा है, हाँ। चलो तो डिफरेंट मटेरियल हैव अ डिफरेंट रेजिस्टिविटी, अभी मैंने बताया आप लोगों को। यहाँ पे तो चला गया, और मुझे और कितना बाकी है, तो ये भी मैं बता ही देता आप लोगों को। कंडक्टर, अलॉय एंड इंसुलेटर, राइट। जैसे जैसे आप कंडक्टर से अलॉय और इंसुलेटर पे जाओगे, अलॉय क्या होता है, मिक्सर ऑफ कंडक्टर, मिक्सर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल को मिला के मुझे क्या मिलता है बेटा, एलॉय बनता है। समझ में आया, मेटल एंड नॉन मेटल का जो मिक्सर बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अलॉय बोलते हैं। अब जैसे जैसे आप कंडक्टर से अलॉय, अलॉय से और इंसुलेटर पे जाओगे, वैसे वैसे आपका जो रेजिस्टिविटी है बेटा क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा, क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा, समझा। हाँ लो रेजिस्टिविटी, यहाँ पे हाई रेजिस्टिविटी, चलो समझा। अब चलो हाँ, ये सुपर कंडक्टर लास्ट मतलब टॉपिक है, समझ में आया। इसके बाद हम लोग पार्ट 4 वाली वीडियो में देखेंगे सुपर कंडक्टर, मतलब नेक्स्ट टॉपिक में क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। देख सुपर कंडक्टर होता क्या है, एक ऐसा स्पेसिफिक कंडीशन जिस कंडीशन पे भैया एक मेटल है या कोई भी एक मटेरियल है, उस मटेरियल को हम लोग टेम्परेचर अगर उसका लो कर देंगे, समझ में आ रहा है क्या, कोई भी मटेरियल अगर मैं टेम्परेचर लो कर दूंगा तो बेटा वो क्या फॉर्म करता है, सुपर कंडक्टर फॉर्म करता है। सर ये सुपर कंडक्टर होता क्या है बताओ तो अच्छे से। चल आ जाए यहाँ पे, देख मेरे पास क्या है भैया, एक मेटल के क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे भैया क्या आ गया, ये एटम्स आ गए, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। अब देखो कुछ इस तरीके से, अब मैं क्या, अगर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बेटा, देखो अगर टेम्परेचर हम लोग डिक्रीज करेंगे, क्या करेंगे भैया, टेम्परेचर अगर हम लोग डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, देखो टेम्परेचर इंक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज, राइट। अगर मैं यहाँ पे पहले टेम्परेचर बाद में डिक्रीज करेंगे, पहले देख लेते, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मेरा क्या होगा बेटा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, समझा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट कंडीशन, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा, समझा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। अब मतलब समझे यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस है, 10 से 0 डिग्री सेल्सियस पे है, इसके बाद कहाँ है बेटा, -100 डिग्री सेल्सियस, फिर आया कहाँ पे -269 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या, हम लोग टेम्परेचर का डिक्रीज कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में ये जो मटेरियल है मेरा क्या परफॉर्म करेगा, सुपर, क्या नाम है, कंडक्शन। आई होप कि वही था, कहाँ था कहाँ था, पीछे चलो पीछे चलो पीछे चलो पीछे, हाँ सुपर कंडक्टर, कंडक्शन सुपर कंडक्टर परफॉर्म करेगा, ठीक है, जब भी टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अब ये एच के ऑनेंस हैं, 1911 में क्या बताया इन्होंने, देख लो। जैसे इन्होंने मर्क्यूरी मेटल लिया, राइट, समझ में आ रहा है क्या, हाँ।
तो -269 डिग्री सेल्सियस, समझ में आ रहा है क्या? और केल्विन में कितना होता है? 4.2, 4.2 केल्विन होता है। एक दोनों है ना टेम्परेचर का यूनिट है, दोनों क्या है भाई? टेम्परेचर का यूनिट है। ये केल्विन में है और ये नहीं, सॉरी, ये केल्विन में है, ये सेल्सियस में है। समझ में आएगा? ये एक यूनिट है। तो सेल्सियस में -269 होता है, सेम वैल्यू केल्विन में कितना होता है? 4.2 होता है। चलो, अब एट दिस टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ मर्क्यूरी कैन बी रिड्यूस टू 0। इससे क्या होगा भैया? देखो, अगर टेम्परेचर जो मेरा है उसका, देखो, एट दिस टेम्परेचर रेजिस्टेंस जो मर्क्यूरी का है बेटा, कैन बी रिड्यूस होगा कहाँ पे? 0 पे आके। किस पे आके बेटा? 0 पे आके। क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं। समझ में आएगा? जब हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो भैया वो सुपर कंडक्टर परफॉर्म करता है। यहाँ पे ध्यान से सुनना, material that conduct electricity with negligible resistance at a low temperature are called superconductor। समझा? मतलब ऐसे मटेरियल जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को ना के बराबर रेजिस्टेंस पे एट अ लो टेम्परेचर, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे भैया? सुपर कंडक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? सुपर कंडक्टर बोलेंगे। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो देख लो यहाँ पे, ये जो दिख रहा है भाई, हाँ, ये जो सुपर कंडक्टर है, समझ में आ रहा है? सुपर कंडक्टर है। ये जो क्या कर रहा है इसके ऊपर हवे में, मतलब ये क्या कर रहा है? इसको अपोज कर रहा है, ढकेल रहा है। इनके पास इतनी पावर होती है सुपर कंडक्टर के पास, इसको ढकेल रहा है। सर इसका एप्लीकेशन कहाँ पे? ये देख, कहाँ पे? मैग्नीट्यूड में, राइट? मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? एक ट्रेन है। क्या बेटा? ये एक ट्रेन है। अब ट्रेन जो है बेटा, ये ना चक्कों पे नहीं चलती, चक्कों पे नहीं चलती बेटा, ये मैग्नेट पे चलता है। कौन से मैग्नेट पे बेटा? सुपर कंडक्टर मैग्नेट पे चलता है। सुपर कंडक्टर मैग्नेट के पास इतनी प्रॉपर्टी है कि वो नीचे आप उसके अंदर कितना भी वजन, वेट, अब एक तो स्पेसिफिक वेट उसका होगा ही, राइट? लेकिन जितना उसका वेट है उस हिसाब से अगर आप उसमें बैठेंगे तो ये नीचे दबेगा नहीं। और मतलब विथ ना होने के कारण ये और स्पीड हो जाते हैं बेटा बाकी ट्रेन के रिलेटेड। समझ में आएगा? बाकी जो हमारा इंडियन ट्रेन है उसके अलावा अगर हम लोग इसे मैग्नीट्यूड पे अगर हम परफॉर्म करेंगे, राइट, ये उनसे ज्यादा स्पीड क्या करेगा बेटा? कैप्चर करेगा। समझ में आ रहा है? क्या करेगा? उससे ज्यादा स्पीड कैप्चर करेगा। फंडा समझ में आ रहा है क्या? हाँ, सुपर कंडक्टर कितना पावरफुल होता है एट लो टेम्परेचर पे। समझा? वो रिपेल करता है अपर पार्ट को, राइट, ऊपर ढकेलता है इस ट्रेन को। समझे? इससे क्या होता है बेटा? उसकी स्पीड और हाई हो जाती है। तो आई होप कि एमसीक्यू यहाँ पे कुछ आ गया है, ये हम लोग देख लेते हैं। पहला, अगर मटेरियल के पास लो रेजिस्टिविटी है देन इट इज, अगर उसके पास लो रेजिस्टिविटी है तो क्या होगा भाई? जिनके पास रेजिस्टिविटी कम हो भैया वो तो कंडक्टर होता है। क्या होता है भाई? कंडक्टर होता है। चलो, सेकेंड, एज वी गो फ्रॉम कंडक्टर टू इंसुलेटर, अगर हम लोग कंडक्टर से इंसुलेटर पे जाएंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगा भैया? इंक्रीज या डिक्रीज? आप कंडक्टर से इंसुलेटर पे जाओगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगा? इंक्रीज होगा, ना कि डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है क्या? अभी मैंने बता दी कि कंडक्टर था, फिर अलॉय था, फिर इंसुलेटर था। जब आप कंडक्टर से इंसुलेटर पे जा रहे हो तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होता है। चलो, और क्या रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन, रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड होता है? बता 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 बता। अभी हमने नहीं पढ़ा, अभी हमने पढ़ा। किस पे डिपेंड होता है मेरे प्यारे? जल्दी बताओ। चलो, किस पे डिपेंड होता है? किस पे? करंट पे नहीं, चार्ज पे, या करंट पे, या रेजिस्टेंस पे, या पोटेंशियल डिफरेंस पे। जो अपना रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड होता है भैया? रेजिस्टेंस भैया क्या बोला मैंने? किस पे डिपेंड होता है भैया? रेजिस्टिविटी पे डिपेंड होता है। रेजिस्टेंस एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, राइट? ये डिपेंड किसके ऊपर होता है? रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड होता है। समझा? हाँ। तो मेरे हिसाब से भाई आज हम यहीं रुक जाते हैं। ठीक है, आगे भी एमसीक्यू है क्या? ये आप लोग के होमवर्क के लिए भैया, कर लो एमसीक्यू। ठीक है, आप लोग खुद से कर लेना, आप लोग के पेपर में आ सकता है कुछ। अभी तो टाइम नहीं है, ज्यादा बड़ा वीडियो हो गया, तो ये कुछ एमसीक्यू है, कर लो। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके रिलेटेड। ठीक है, कर लो। है